चले जाइए उन क्षेत्रों में, देख लीजिए कितनी महिलाओं को ये लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है। अगर मिलता भी है तो आपको क्या बताऊं, 1000 रुपए मिलता है, और इस 1000 रुपए को लेने के लिए महिलाओं का पूरा दिन चल, और फिर जाती हैं तो बैंक कितनी अच्छी है हमारी, कितनी मदद करती है। आप देखते हैं कितनी लंबी लंबी लाइन लगती है, उन महिलाओं को 1000 रुपए के लिए खड़ा कर दिया, एक दिन नहीं निकला, उनके जाते जाते कहिए टाइम भी हो जाए, सर्वर नहीं है, बिजली नहीं है, सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं बैंक के। आपने उन बहनों को बहना क्यों नहीं माना जो इतने वर्षों से लगातार आपके दरवाजे पर अपनी मांग लेकर के आंदोलन के जरिए, प्रदर्शन के जरिए, ज्ञापन के जरिए आपके पास पहुंचती थी। उन बहनों से 1 मिनट का टाइम नहीं निकाला बात करने के लिए, कभी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये आप, और सबसे बड़ी बात कहाँ आती है, बड़े सोचने में आती है कि ये बजट कहाँ से आया बीचों बीच। जी, लाडली बहना का जो बजट है, ये एकदम से आसमान से फट कैसे पड़ा। ये बजट कहीं अलग से नहीं आया, ये बजट हम जैसे कार्यकर्ता कर्मचारियों की पेमेंट से काट काट कर निकाला गया। आप सभी का स्वागत है बहन बॉक्स में। बहन बॉक्स में हम बात कर रहे हैं विमेन्स वोट मैटर्स की, यानी कि जो महिलाओं का मतदान है वो कितना महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश चुनाव की। हम जानते हैं कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में उसकी 230 सीटों पर मतदान होने वाला है और बड़ी संख्या में महिलाओं की इस वोट में भागीदारी है। जो दूसरे चैनल शायद आपको नहीं दिखा रहे हैं, उन मुद्दों पर हम बात करेंगे। खास तौर से महिलाओं के मुद्दों पर बात करेंगे। उन्हें पॉलिटिकल बीइंग्स और पॉलिटिकल एक्टर्स देखकर आज हम उनके मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे डेटा पर, पॉलिसीज पर और खास तौर से उन स्कीम्स पर और उनके जमीनी स्तर के असर पर जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं। उसके साथ साथ महिलाओं की क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या उनके राजनीतिक एस्पिरेशंस हैं, क्या वो चाहती हैं, उनकी स्थिति के बारे में भी आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं 3 बहुत ही खास मेहमान जो मध्य प्रदेश में लगातार ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं खबर लहरिया से मीरा देवी। इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये लगातार रिपोर्टिंग करती आ रही हैं। इनकी कहानी ग्लोबल स्तर पर दिखाई गई है और मीरा लगातार मध्य प्रदेश में है, ग्रास रूट से महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, आंदोलनों से भी जुड़ी हुई हैं, उन पर रिपोर्टिंग लगातार वो करती आई हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट पर इंदिरा शेखर सिंह, जो लगातार किसानी के मुद्दों पर लिखते आए हैं, द वायर और न्यूज क्लिक जैसे पब्लिकेशंस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस के लिए भी। और आज खास तौर से हम बात करेंगे किसानी को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, लेकिन महिलाओं की दृष्टिकोण से भी, और ग्राउंड पर क्या स्थिति है उसके बारे में भी वो बात करेंगे। सबसे बड़ी स्कीम जो मध्य प्रदेश में एक गेम चेंजर की तरह डिक्लेयर कर दी गई है वो है लाडली बहना स्कीम। और खास तौर से क्या उसकी ग्राउंड रियलिटी है, क्या वो स्कीम है और महिलाओं को किस तरह से प्रभावित करती है, उसके बारे में हमसे खास बात करने के लिए जुड़ी हैं लक्ष्मी कौरव, जो कि आशा और आंगनवाड़ी यूनियन की प्रेसिडेंट है और लगातार महिलाओं के साथ जमीनी स्तर पर काम करती हैं। तो इनिशियल ट्रेंड्स आपको किस तरह के दिख रहे हैं, महिलाओं के मुद्दे दरअसल जमीन पर क्या हैं, और जहां पर हम महिलाओं के काम की बात करते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और आर्थिक स्थिति की भी बात करते हैं, तो अभी आप क्या देख रही हैं और किस तरह का माहौल है। आपने जैसे सवाल किया ना महिलाओं के मुद्दों को लेकर के और चुनाव को लेकर के, और एमपी में, और जहां पर हमने कवरेज किया खासकर एमपी का वो एरिया जहां पर विस्थापन की बात बहुत सालों से चल रही है, वो आदिवासी इलाका, वो ये छतरपुर और पन्ना, दो डिस्ट्रिक्ट के गांव पड़ते हैं, 22-23 गांव हैं जहां पर विस्थापन की बात बहुत सालों से चल रही है, और आज तक वो विस्थापन विस्थापन और विस्थापन की बात ही चल रही है, कुछ हो नहीं रहा। और उसके आड़ में ये हो रहा है कि ना तो विस्थापन हो रहा है और ना तो विकास हो रहा है। विस्थापन क्योंकि सरकारों को ये लगता है कि जब विस्थापन होना ही है तो वहां पर पैसा क्यों बर्बाद किया जाए, फिर वहां पर विस्थापन किया नहीं जा रहा है और विकास
हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। ये केन बेतवा लिंक परियोजना के अंडर इन गांवों को विस्थापित किया जाना है। ये जो पूरी योजना है ये महिलाओं की काम से, महिलाओं के रोजगार से, महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत असर डाल रही है। क्योंकि अगर पानी की बात की जाए तो पानी का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से महिलाओं से जुड़ा हुआ है। और हमारी सरकारें जब भी चुनाव आता है तो ऐसे में बात तो जरूर करती हैं, लेकिन उनको कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाती हैं। और महिलाएं ये बात कहती हैं कि क्यों नहीं बनाया जाता है उनके उनकी जो उनके मुद्दे हैं जिनसे उनका रोजमर्रा जुड़ी हुई है, उनको चुनावी मुद्दा बनाया जाए, उन पर बात किया जाए। और कभी सरकारें इस तरह से बात नहीं करती कि हाँ, बात ये करती है महिलाओं के लिए कि महिला वोटर्स कैसे लेना है, उनको बहना बुलाना है, उनको लाडली बहना योजना से जोड़ करके उनके मतलब कि भावनाओं तक पहुंचना है, ताकि महिलाएं बहन बन करके जा करके वोटिंग कर सकें, वोट दे सकें। और ये सच्चाई रही है कि जब भी महिलाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई है वोटिंग में बढ़ चढ़ के, वहां पर जो जिस भी पार्टी को उन्होंने भागीदारी दिखाई है वो ही पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। तो महिलाओं के, आप चाहे जिस भी स्तर में देखें, शिक्षा के स्तर पर देख लीजिए, महिलाएं बात करती हैं। वो खैर ये बात अलग है कि शिक्षा का मुद्दा सिर्फ महिलाओं तक नहीं जुड़ा, सिर्फ लड़कियों तक जुड़ा नहीं है, ये यूथ से जुड़ा हुआ है जिसमें लड़की लड़का दोनों आते हैं। लेकिन बात ये होती है कि लड़के बाहर जाकर के किसी भी हाल में जाकर के पढ़ाई कर लेते हैं। और एक जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की वो औरतों की आर्थिक अवस्था की बात है, औरतों के आर्थिक राइट्स की बात है। तो उसमें आपने बात की कि किस तरह से लाडली बोलकर या बहना बोलकर स्कीम्स के उन्हें खास तौर से सिर्फ बेनिफिशरीज बना करके देखा जाता है। अगर लक्ष्मी जी और इंदिरा जी से भी मैं बात करना चाहूंगी कि महिलाओं और उनके रोजगार को हम किस तरह से समझें। और लक्ष्मी जी, अगर आप हमें बता पाएं कि एक लाडली बहना स्कीम है जिसे एक गेम चेंजर के तौर पर बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में गेम चेंजर है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि वो स्कीम दरअसल है क्या, और क्या उसकी ग्राउंड रियलिटी है, क्या वो सच में औरतों का फायदा कर रही है, और क्या औरतों को सिर्फ बेनिफिशरीज देखा जा सकता है, क्या उन्हें कारगर वर्क फोर्स में भागीदारी लेने वाले एम्प्लॉइज की तरह क्यों नहीं देखा जा रहा है। इसके बारे में हमें बताएं। जी, नमस्ते सभी को पहले तो। और आपने जैसे कि ये पूछा कि महिला ये जो हमारी लाडली बहना योजना है, ये योजना क्या है? सरकार ने हो सकता है ये सोच कर रखा होगा इसका नाम कि इन मध्य प्रदेश की जो महिलाएँ हैं इनको हम सशक्त बनाने के लिए घर पे बैठकर आर्थिक इनकी मजबूती प्रदान करने के लिए इस योजना को हम लाएँगे। लेकिन हर चीज़ के जिस तरह से 2 पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। और सबसे पहली बात होती है नुकसान और फ़ायदा। फ़ायदा भी 2 तरह के होते हैं। जिस पार्टी ने इस योजना को लाया, उसका फ़ायदा प्लस फिर इसके बाद हितग्राहियों को मिलने वाला फ़ायदा। तो पार्टी का फ़ायदा तो सीधे-सीधे उन्होंने वोट बैंक से जोड़ते हुए देखा है, क्योंकि अगर ये लाडली बहना होती, तो ये चुनाव के बहुत पहले हो गई होती। लाडली बहना स्कीम है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जब थी, तब उन्होंने 5 मार्च को 2023 को इस स्कीम को लॉन्च किया था। उनका ये मानना था कि हम घर में बैठी हुई 1.25 लाख जो महिलाएँ हैं, 23 से 23 वर्ष के ऊपर और 60 वर्ष के नीचे तक का जो क्राइटेरिया महिलाओं का उन्होंने आयु का तय किया था, इस वर्ष की महिलाओं को ₹1000 प्रति माह देंगे। और इससे फिर बाद में ये समझ कर कि ये 1000 से शायद संतुष्टि नहीं है, तो फिर उसको कन्वर्ट किया कि हम उसको धीमे-धीमे करके प्रति 3-4 चरणों में इसको ₹250 की वृद्धि करते हुए इसको राशि को बढ़ाते जाएँगे, इन महिलाओं को देने के लिए। जी। उनके पैसे के बल पर उनका अस्तित्व बढ़े। लेकिन इसको जब हमने देखा, तो एक तो इसमें जैसे क्राइटेरिया था कि तलाकशुदा महिलाएँ, विधवा महिलाएँ, इसमें जो उम्र का क्राइटेरिया था वो, इस तरह की महिलाएँ इसमें पात्र हैं
मगर उनमें भी ये पात्रता अपात्रता रख दी कि जिनके परिवार में आयकरदाता हैं, जी वो महिला इसका लाभान्वित नहीं हो सकती हैं। उसके बाद में रख दिया कि यदि आप राज्य के या भारत सरकार के, केंद्र के किसी भी प्रकार से कर्मचारी हैं आपके परिवार में, तो उस परिवार की महिलाएँ इसका लाभ नहीं ले सकती हैं। तो बहना मतलब क्या? बहना मतलब सीधा सी बहनें बहनों की परिभाषा नहीं समझ पाए हम इस सरकार की, कि बहनें कौन-सी? महिला मतलब बहन, लेकिन नहीं, वो महिला बहन नहीं है जो आयकरदाता के परिवार से आती है, वो महिला बहन नहीं है जिसके परिवार में शासकीय कर्मचारी है या जो पहले से आर्थिक स्तर पर मजबूत है, वो महिला बहन नहीं है। तो वो कौन-सी महिलाएँ हैं जो आपकी बहन हैं? तो वो वही महिलाएँ हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं, जो किसी न किसी स्तर पर पिछड़ी हैं, जिनको राजनीति की समझ नहीं है, जिनको परिवार में योगदान देने की समझ नहीं है, जिनको समाज में योगदान देने की समझ नहीं है, या वो समझ उनकी दब चुकी है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1000 का लालच दिखा कर के एक पार्टी का प्रचार हो गया कि आप इस पार्टी की बहनें हैं। अरे! रिश्तेदारी तो वो होती है, सही मायनों में, कि जिसमें हम अपने घर और परिवार से उनके लिए कुछ कर सकें। जी काफ़ी सारे ये तो जी केवल और केवल चुनाव में उपयोग करने के लिए सीधा-सीधा सा वो फंडा है, जिस पर कोई विचार नहीं करे। महिलाओं को ₹1000 मिल गए, उनको ठीक है, घर बैठे हुए मिल गए। अरे! आप उन महिलाओं को, जैसे हम आशा कार्यकर्ता हैं, हम 84,000 आशा कार्यकर्ता हैं मध्य प्रदेश में। जी जी आप हमारी माँगों पर अगर ध्यान दें, तो हम माँगते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ काम के बदले दाम। हम ये नहीं कहते कि आप हमें अपने खजाने में से कहीं से कुछ बढ़ोतरी करके दे दें। हमारा जितना काम है, सिर्फ़ उतना दीजिए। आपको बता दें, बड़े दुःख की बात है, दीपावली निकल गई, रक्षाबंधन जैसे त्योहार निकल गए, पूरा वर्ष भर में आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट अभी तक नहीं किया गया। 6 महीने जी से मध्य प्रदेश में किसी भी आशा कार्यकर्ता का पेमेंट नहीं किया गया। आप उनको 1000 दे रहे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, तो आप इसलिए देते हैं कि आपने कहा हम सशक्त बनाना चाहते हैं, हम हम्म उनकी आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। अरे जिन्होंने ऊर्जा पाई, जिन्होंने आर्थिक भागीदारी में योगदान देना शुरू किया, जो सशक्त बन चुकी हैं, उनको आप कमज़ोर बना रहे हैं। ये ये बहुत अच्छी पॉइंट आपने हमारे सामने रखा कि किस तरह से एक तरह पर सशक्तिकरण की बात हो रही है, दूसरी तरह ये एक पॉलिटिकल जुमला किस तरह से बन रहा है। इंदिरा, आपसे अगर हम जानना चाहें, आप भी इसी मुद्दे पर लगातार काम करते हैं, किसानी के मुद्दे पर, और मध्य प्रदेश में एक बड़ा तबका है औरतों का जो किसान भी है, तो अगर उनकी बात करें तो उनके मुद्दे क्या हैं? देखिए, महिला किसान ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि पूरे देश भर में जी उनकी बहुत ज़्यादा अपमान होता है उनका। क्योंकि कई बार जितने भी अगर आप पट्टे देख लें, सारे पट्टे नाम परिवार में आदमियों के नाम पे होते हैं, चाहे सारी मेहनत महिलाएं करती हैं। चाहे घर में घर का जितना काम करें, उसके बाद खेत में जाके रुपाई करें, गेहूं का काम करें, वो सारा जो वो पूरा, उसके लिए कोई उनको पैसा नहीं देता, उनके लिए कोई मान नहीं देता। मध्य प्रदेश में क्या, पूरे देश भर में आप पट्टे देख लीजिए, साफ साफ पता चल जाएगा कि कितना नाइंसाफी है। और ऐलान करे जा रहे हैं दूसरे लोगों को, अगर सच में कुछ करना है तो महिलाओं को पट्टा दीजिए ना। काहे नहीं पट्टा देते आप? खसरा खतौनी में महिलाओं का नाम क्यों नहीं लिखते हैं? तो मोटा मोटा ये बात है। दूसरी बात अगर मैं करूं मध्य प्रदेश हम्म, स्पेसिफिक, इस बार जब जी मौसम की मार पड़ी, इस बार मौसम की जब मार पड़ी, पानी पानी इतना सारा गिरा, उसके चक्कर में डिजीजेस फैली, तरह तरह की बीमारियां फैली, वहां पे गेहूं की फसल खराब हुई। उसके पहले पिछले साल भी मध्य प्रदेश के कई कई हिस्सों में जो है पानी के चक्कर में बहुत ज्यादा चोट पहुंची किसानों को, किसान के परिवारों को। उस समय जो है सरकार को आगे बढ़ के इनको फसल बीमा देना चाहिए था, जो जो बीजेपी सरकार की बिल्कुल फ्लैगशिप स्कीम थी। इसमें औरतों का नाम पे पट्टा लगना चाहिए था, केसीसी में औरतों का नाम होना चाहिए था। ये सारी चीजें जो है नहीं हुई, जिसके कारण जो मुआवजे मिलने चाहिए थे, जो हानि हुई, पहली बात तो उस हानि को जो है इन्होंने ढंग से बताया नहीं कि कितना नुकसान हुआ है किसानों का, क्योंकि जैसे मुआवजा कम देना पड़े। तो अभी तक किसान है जिनको मुआवजा नहीं मिला। और उन महिलाओं का क्या, जो जो मजूरी करती हैं दूसरों के खेतों में, उन महिलाओं का क्या, जो जाके दूसरों का खेत रोपती हैं, दूसरों का धान काटती हैं, उनका मुआवजा क्या? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की स्कीम्स की। तो क्या ऐसी स्कीम्स थी जो खास तौर से इस पूरे जो टर्म रहा है बीजेपी सरकार का, करंट गवर्नमेंट का, कौन सी ऐसी स्कीम थी एग्रीकल्चर में, किसानी में, जो स्पेसिफिकली महिलाओं को एज बेनिफिशरीज देख रही थी या एज प्लेयर्स देख रही थी इसमें कि ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन स्कीम्स के? तो कौन सी वो स्कीम्स थी और क्या उन स्कीम्स की आपने ग्राउंड रियलिटी हमें जरूर समझाई है?
मगर अगर हमारे दर्शकों को हमें बताना हो कि ये प्रोमिसेस थे जो किए गए थे, तो क्या प्रोमिसेस थे जो किसानों को और खास तौर से महिला किसानों पर को लेकर के किए गए थे? केसीसी के बारे में आपने बात की, तो इसके बारे में अगर आप बता पाएं। ऐसा है क्योंकि जी। किसान सरकारें मानती नहीं महिला किसान है। आपको जी। ये समझना पड़ेगा, ये एक बहुत बिल्कुल। ही कड़वा सच है। जी। मैं ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानता, लेकिन सरकारें, अगर आप सरकार की नीतियों बिल्कुल। को देखें, तो सरकारें जो है वो देखती है जिसके नाम पे खसरा खतौनी है वो किसान है, उसके साथ वाला कोई किसान नहीं है। तो जब स्कीम में जी। वो देख रहे हैं सारे के सारे आदमी हैं, 90% या 95 95% आदमी है, तो औरतों का कोई सवाल ही नहीं बनता सरकार और नीति नीति वालों के ऊपर। और ये मैं हम्म। कड़वा सच बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं निंदा किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जी। असलियत है, जमीनी जी। असलियत है ये। तो जो जी। स्कीम महिलाओं के लिए ही है, उसमें ही अगर आप महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हो रही है उसी को देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रवैया है सरकार का, और सिर्फ एक सरकार का नहीं, सरकारों का क्या रवैया है औरतों के खिलाफ। अगर महिला उत्पीड़न में मान लीजिए गांव देहात में कोई पति अपनी पत्नी को पीट रहा है ना, वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस क्या करेगी आपने कभी सोचा है? हंस के वापस भेज देगी। तो ये है जी। असली हमारे गांवों का। ठीक है, इसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। इसके लिए जा रहा है, मैं पन्ना मंडला इन सब इलाकों में मैं था, खेन बेतुआ के जुड़ाव के चक्कर में मैं मिल रहा था लोगों से। वहां पे तो इतनी भुखमरी, इतना अपना पानी, ना खाने को कुछ, ना कोई स्कीम है। आप ऊपर से उल्टा से जो है किसानों का जीवन, जो औरतों का किसी तरह से उनका जंगल से जो उनका जीवन चलता है, कुछ अपने कुछ इधर बटोर लिया, उधर से वो ले आए, कुछ खाने पीने का सामान ले आए, आप उनको जंगल से तो हटा देंगे, जंगल से हटाने के बाद भेजेंगे कहाँ? फैक्ट्री में भेजेंगे क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। सरकार का और प्लान ही क्या है? या तो वहीं रहते रहते मर जाएं वो लोग, या फिर उसके बाद जब जितने बचेंगे उनको हम डालेंगे कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री शहर के बगल में। आखिरकार मजूरी तो सबको चाहिए ना। जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ वहां पर उनका जो आर्थिक रूप से उनका जो एक स्रोत है वो सिर्फ जंगल ही है। जंगल से लकड़ियां लाना, उनको बेचना, या फिर जो जंगल से चीजें उनको मिलती हैं, महुआ है, अचार है, इन चीजों को वो मौसम के हिसाब से लेकर के और फिर उनको बेच करके अपने घर चलाना, या जो, हाँ ये है कि जो यूथ है वो थोड़ा बाहर, मतलब जैसे पलायन तो आप जानते ही हैं कि हर जगह से पलायन होता है, वैसे वहां से भी होते हैं कि जो यूथ है वो बाहर जाकर के फैक्ट्रियों में काम करता है। और और उनके जो जो किस जो घर के जेंट्स हैं वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मजदूरी करते हैं। पर ये मजदूरी करना, शहर जाना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, क्योंकि वहां पर रोडे नहीं है, अगर है भी तो बहुत दूर का है। वहां पर आप ऐसे हर रोज की चीजों के लिए भी उनको 15-15 20-20 किलोमीटर, वो भी साइकिल का रास्ता सफर करना पड़ता है, या फिर अगर साधन जाता भी है तो बहुत मुश्किल से 1-2 राउंड ही जाता है। तो अगर आपको बाजार करने के लिए, मार्केट करने के लिए आना है, तो आपके गांव से, जो गांव का ही कोई किसी एक के पास कोई ऑटो या जीप वगैरह होता है वहां पर, उसमें से ही आते हैं, और एक ही राउंड आकर के और फिर शाम को वापसी हो जाती है। तो इस जी। तरह से कुछ है, तो वहां पर संसाधन नहीं है आने जाने के लिए। तो ये कैसे जो ये पूरा असर है ना, आर्थिक रूप से वो महिलाओं पर बहुत ही ज्यादा असर डालता है, क्योंकि ये विस्थापन की बात चल रही है, केन बेतवा के कारण यही कि नदी खत्म हो जाएगी, जंगल खत्म हो जाएगा, तो फिर इन महिलाओं का क्या होगा? उन सबसे ज्यादा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है, जो मैं पहले भी बता रही थी। इसके बाद फिर ये भी होता है कि खैर उतना मैं इसमें फोकस नहीं डालना चाहती, लेकिन कई बारी लोग बात करते हैं कि जो उनके लड़के हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि वहां पर अपनी लड़कियों को कोई भेजना नहीं चाहता, हम्म। शादी नहीं करना चाहता है। तो उसमें भी असर पड़ता है कि फिर इस तरह में क्राइम बढ़ता है, ऐसे में उस पर भी बहुत असुरक्षा की बात हो जाती है। तो ये है ना कि आप बार बार लाडली की बात आ रहे हैं, जहां तक हमने देखा है, पहली बात तो ये सबको मिलता नहीं, लक्ष्मी जी कैटेगरी जिस तरह से बता रही थी, वो कैटेगरी में महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप
चले जाइए उन क्षेत्रों में, देख लीजिए कितनी महिलाओं को ये लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है। अगर मिलता भी है तो आपको क्या बताऊं, 1,000 रुपए मिलता है, और इस 1,000 रुपए को लेने के लिए महिलाओं का पूरा दिन उस बैंक जाएंगे। जो मैं बता रही हूँ कि शहर जाने के लिए, कस्बे तक जाने के लिए, गांव में तो ये सुविधा है नहीं, या जो ये जो बहुत टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहां तक तो सुविधा पहुंची नहीं है। तो फिर महिलाओं को तो वहां तक जाना है ना, तो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जहां पर साधन नहीं चल रहा, उस पैसे को निकालने के लिए तो एक तो उनका पूरा दिन चला जाएगा, उसमें जो रोजमर्रा का उनका काम है, जो हर दिन का, वो काम में उनका असर पड़ेगा, और वहां तक जाने के लिए उनको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और फिर जाती हैं तो बैंक कितनी अच्छी है हमारी, कितनी मदद करती है। आप देखते हैं कितनी लंबी लंबी लाइन लगती है। उन महिलाओं को 1,000 रुपए के लिए खड़ा कर दिया, एक दिन नहीं निकला, उनके जाते जाते कहीं ये टाइम ही हो जाए, सर्वर नहीं है, बिजली नहीं है, सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं बैंक के, तो इन महिलाओं को पैसा कहाँ से मिलेगा? एक दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, ये ऐसे ही चला जाता है। हमने जहां पर रिपोर्टिंग की, अगर मैं वहां की बात करूं, महिलाओं ने कहा है कि विकास नहीं है, ये मामा हमको जो शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री वहां के, उनके खाते में हम 1,000 1,000 रुपए दे देंगे, हमारे बच्चे या हम खुद में 1-2 दिन जा करके 3 दिन और काम कर लेंगे इनके खातों में पैसा डालने के लिए, ताकि हमारे गांव की रोड बनवा दें। अब बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती? कितनी, मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है ये। इस तरह से महिलाएं बात करें, फिर भी सरकार को असर नहीं पड़ रहा किसी भी स्थिति में। महिला बता रही है अपना दुख, लेकिन सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और फिर जी ये सिर्फ सरकार की बात नहीं, ये मीडिया की बात है। मीडिया बिल्कुल। कितना इनकी बातों को उठाती है, कितना आगे लाती है, चाहे चुनाव के समय में हो और चाहे ऐसे भी हो। लक्ष्मी जी, यही आप बताएं कि औरतें जो लार्जली आपका अनुभव रहा है और यूनियंस का भी काम रहा है कि औरतों के जो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है वो क्या है, और उसके साथ साथ जब हम स्कीम्स को हम जोड़ करके देखें, डायरेक्ट बेनिफिट का जो ट्रांसफर का सिस्टम हो, या अवेलेबिलिटी जो स्कीम्स की बेनिफिशरीज भी बना करके उन्हें देखा जा रहा है, तो उनकी क्या रियलिटी है? देखिए, मध्य प्रदेश में हम जानते हैं 2.5 लाख से अधिक तो सरकारी कर्मचारी हैं, जो महिला कर्मचारी हैं। इसके जी अलावा आउटसोर्स में या अलग-अलग स्कीम्स में काम करने वाले, जैसे आशा वर्कर हुए 84,000 की संख्या में है। आंगनवाड़ी जी वर्कर हुए, वो भी लगभग 2 लाख की संख्या में है। इसी तरह रसोइया हैं, उनका भी कुछ 1.25 लाख से ऊपर है, उनका भी ऐसे ही आंकड़ा। इस तरह की कुछ और भी स्कीम्स हैं जिनमें काम करने वाली महिलाएं हैं। ये टोटल मिलाकर के लगभग 10 लाख की एक संख्या को वहाँ डाटा को बांध लेते हैं। अब जो सरकारी कर्मचारी है, वो भी खुश नहीं, वो भी परेशान है। महिलाएं अपने हक और अधिकार की बात कर रही हैं, उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिल पा रहा है। उन्हें जेंट्स की तरह टाइमिंग की पंक्चुअलिटी नहीं मिल पा रही है। जो जेंट्स का टाइम है, उस तरह से नहीं, इनका टाइम लंबा है। अगर उसी पोस्ट पर कोई पुरुष है और उसी सेम पोस्ट पर कोई महिला है, तो उसकी जो तनख्वाह है उसमें अंतर है। तो जी जो महिला कर्मचारी है शासकीय, वो भी रो रही है अभी अपने हक और अधिकार को पाने के लिए, भले वो नौकरी के नाम पर जुड़ गई है, और हम जैसे तो रोजगार के नाम पर ठग लिए गए हैं। कि दिहाड़ी मजदूरी जो भी करती हैं, ये वो महिलाएं थीं जो 200-500 रुपए का काम करती थी, लेकिन सरकारी नौकरी लेवल लगाने के चक्कर में कि हम सरकारी हो जाएंगे, हम सरकार के लिए काम करेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी एक जी इमेज बढ़ेगी, समाज में स्थापना होगी हमारी कि हम उस परिवार से हैं, या वो महिला हमारे परिवार की सरकारी नौकरी करती है, तो हम इसके लिए आगे आए। लेकिन आगे आकर देखा, जो परिवार में चल रहा था वही बाहर चल रहा है। नौकरी में भी काम हमसे सारा दिन लिया जा रहा है, पैसे का कोई अता पता नहीं है, सम्मान की तो कोई कहीं बात ही नहीं है। आपने उन बहनों को बहना क्यों नहीं माना, जो इतने वर्षों से लगातार आपके दरवाजे पर अपनी मांग लेकर के आंदोलन के जरिए, प्रदर्शन के जरिए, ज्ञापन के जरिए आपके पास पहुंचती थी। उन बहनों से 1 मिनट का टाइम नहीं निकाला बात करने के लिए, कभी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये आप, और सबसे बड़ी बात कहाँ आती है, बड़े सोचने में आती है कि ये बजट कहाँ से आया बीचों बीच। जी लाडली बहना का जो बजट है, ये एकदम से आसमान से फट कैसे पड़ा?
ये बजट कहीं अलग से नहीं आया, ये बजट हम जैसे कार्यकर्ता कर्मचारियों की पेमेंट से काट काट कर निकाला गया। हमें 6 महीने से पेमेंट नहीं मिला और जिसको 1000 मिल रहा है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको तनख्वाह मिल रही थी, काम के बदले दाम मिल रहा था, उनका पैसा रोक दिया, उनका नुकसान हुआ। तो आपने केवल संख्या बढ़ाने का काम किया। 60 वर्ष की उम्र में क्या महिलाओं को बहन बनाते हैं? वो तो आपकी माँ के बराबर की है, उसको बहन बना के क्या करेंगे? आप तो उसके बेटे को रोजगार देते। आप उसकी बहू जो अगर हमारी सास है, तो आप उनको क्या 59 साल की हैं, उन्हें क्या बहन बनाते? हम तो आपकी बनी बनाई बहन है ना। आप हमारे रोजगार को अच्छे से स्थापित कीजिए, हमें अच्छे से सम्मान दीजिए, हम अपने पूरे परिवार को आगे ले जाएँगे। लेकिन नहीं, हमारी सास को बहन बनाएँगे, हमारी देवरानी जेठानी को बहन बनाएँगे, उनको 1000 देंगे और हम दिन भर रोड पर चक्कर काट रहे हैं, दिन भर ऑफिस, हॉस्पिटल, समुदाय, सरकार के सारे कामों में, सर्वे में, सब में बिजी हैं और हम अपने पैसे के लिए रो रहे हैं। दीपावली, ये काली दीपावली मनाई हम लोगों ने, जो पहले से तय है कि 84,000 आशा वर्कर हैं, 1000 की आबादी पर काम करेगी, तो 1000 की आबादी पर इतना जेएसवाई होना है, प्रसव होने हैं, इतने एचबीएनसी होने हैं, इतने मीजल्स के टीके लगने, इतने बूस्टर लगने, मतलब एक अमाउंट है फिक्स। जी कितना काम होगा तो इतना पैसा देना है। वो पैसा जो हमेशा से तय है, वो पैसा कहाँ चला गया? और ये पैसा कहाँ से आ गया? कि यंग वोटर्स जो टाउन में रहने वाली लड़कियां हैं, जो यंग लड़कियां हैं, वो किस तरह से राजनीति को समझ रही हैं, किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? मतलब सब जानते हैं कि आज यूथ की क्या स्थिति है। हम एक तरफ कहते जरूर है, हमारी किताबों में लिखा, हमने पढ़ा है कि यूथ देश का भविष्य है, लेकिन उस यूथ का क्या हो रहा है आज सब देख रहे हैं। बहुत सारे जो जो पढ़ सकते हैं, बहुत उम्मीदों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कोई डॉक्टर्स की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, कितना कितना पैसा खर्च हो रहा है। और बहुत सारे बच्चे इतने बड़ी बड़ी लेवल की पढ़ाई करके आत्महत्या कर रहे हैं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। तो उसका रीजन यही रहा है, जैसे कि उनको जॉब न मिलना। कब से नौकरी रोक के रख, भर्तियां रोक के रख दी हुई हैं। बहुत सारे जो बीटीसी है, बीएड किए हुए हैं बच्चे बैठे हुए हैं, कब से पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कब से बैठे हुए हैं। और हाँ, एक तरफ उनको बहुत खुशी है, हमने इस पर भी बहुत बात करी है, हमने बहुत रिपोर्टिंग करी है एमपी से और हर जगह से भी। तो जब पहला वोटर होता है उसको बहुत खुशी होती है कि वो पहली बार ही वोट डालेगा, अपने हक का इस्तेमाल वो पहली बार ही करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपका नेता कैसा हो, तो फिर वो बहुत मायूस हो जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इनको ये करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। जब हम है राज्य की स्थिति क्या है आज, हम क्योंकि एमपी में चुनाव है और जिन जिन राज्यों में, जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर फोकस होकर के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति पूरी देश की है। देश की और स्थिति, देश के यूथ की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। और जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, खास तौर से अनएम्प्लॉयमेंट पूरे यूथ को इफेक्ट कर रहा है, ये हम समझते हैं। लेकिन जो यंग लड़कियां हैं, जब वो आपसे बात करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, या अपने राजनीतिक या सोशल एस्पिरेशंस के बारे में, तो उसमें उन बातों में क्या निकल करके आया है? बहुत गुस्सा है कि जिस तरह से सरकार बात करती है पढ़ाई करने के लिए, कि लड़कियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, जॉब देंगे, तो वही बातें वो भी करती हैं। हमने कई ऐसी रिपोर्टिंग की है जहाँ पर लड़कियों ने बोला है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके हम चुनाव लड़ेंगे, तब हम बताएंगे कि नीति और होती है इन नेताओं को। और उन्होंने नाम लेकर के कहा है कि इन नेताओं को हम बताएंगे कि किस तरह से राजनीति की जाती है। बस ये है कि हमें मौका तो मिले। जी लक्ष्मी जी, यही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, क्योंकि आप महिलाओं के साथ इतना जुड़ करके काम करती हैं। तो अपने रिप्रेजेंटेशन को महिलाएं किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर असेंबली की बात करी जाए, उसमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पहला सवाल आपका कि अभी तक का जो है महिलाओं का, तो उसका नजरिया सीधे-सीधे ये है कि जो महिलाएं अभी राजनीति में हैं, यदि हम उनसे उम्मीद लगाते हैं, तो उनसे उम्मीद लगाना एकदम बेकार है। क्योंकि अधिकांश ये देखा गया है कि वो महिलाएं वास्तविकता में राजनीति करती ही नहीं, उनका तो सिर्फ चेहरा राजनीति के लिए उपयोग किया जाता है।
उनके पति, उनके बेटे, मतलब हमारे लिए तो अभी वर्तमान स्थिति में वही हालात हैं। कई विधायक महिलाएँ थीं, कई सांसद महिलाएँ थीं, जिनसे हम हमेशा मिलने का प्रयास करते थे, अपने ज्ञापन लगाने का प्रयास करते थे कि हमारी बातें विधानसभा में जाएँ, हमारी बातें संसद में जाएँ। लेकिन जाएँ कैसे जब वो सुने और समझें? महसूस किया, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमने महसूस किया कि उन जनप्रतिनिधियों की तो समझ ही विकसित नहीं है अभी। तो जब जिनको ये पता ही नहीं है, जो दूसरों के पैरों पे चल रहे हैं, हम उनसे क्या बात करें? अभी आप देख रहे होंगे जनसभाएँ जो लग रही हैं, उनकी पार्टी जो महिलाओं को देना चाहती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, उसका बखान कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से महिलाओं की दशा-दिशा को सुधारने के लिए ना तो प्रयासरत हैं, ना विचारणीय हैं। रही बात हम जैसे लोगों की या हम जैसे अन्य कार्यकर्ता, कर्मचारी लोगों, तो ये जी महिलाएँ ज़रूर राजनीति में किसी दिन बहुत बड़ा बदलाव करके रख देंगी, क्योंकि इनकी समझ आंदोलन करते-करते, इनकी समझ सड़कों पर जाते-जाते, इनकी समझ समुदाय के बीच बैठते-बैठते, इनकी समझ सरकार के तानाशाह रवैये से लड़ते-लड़ते इतनी विकसित हो चुकी है कि इन्हें फिर बाद में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप हमें इस पार्टी से टिकट दीजिए, उस पार्टी से टिकट दीजिए। फिर हमें लगेगा हमने अपना समुदाय, अपने सभी लोगों का एक जैसा विचार बना लिया है, मत बना लिया है, तो हम में से कोई एक होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है ज़मीन में हम स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, मगर हमें शिक्षा की पकड़ है। हमारे बुजुर्ग जो अभी वृद्धावस्था पेंशन के लिए वहाँ जैसे आपने बैंक की लंबी लाइनों की बात करी, वो बुजुर्ग जो 60 साल के हैं, 70 के भी हैं, वो वहाँ बैंक में खड़े हुए हैं वही ₹600 पाने के लिए। अपने बेटे को, नाती-पोते को या पड़ोस वाले को ₹100-200 का रोज़ लालच देते हैं और ले जाते हैं कि जब निकलेंगे ₹600 तो हम आपको ₹100-200 देंगे। वो वृद्ध वैसे तो कुछ घर में अपना अस्तित्व बना पाते, जमा पाते, कुछ भी कर पाते, लेकिन उस ₹600 ने उन्हें अपाहिज कर दिया। तो ऐसी सारी चीज़ों की पकड़ हमें है। यदि हमें किसी जी मंच पर बोलने का मौका मिले, किसी पेपर में अपनी बात रखने का मौका मिले, तो वहाँ हम पूरी वास्तविक स्थिति को सामने ला देंगे, जिससे ये जो वादे हैं, ये जो बातें हैं, ये सारी की सारी धरी रह जाएँगी। हम उस पे जाना जी चाहते हैं। जी 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 प्रणब मुखर्जी हैं, जो हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने 2013 में 34 कुछ ऐसी स्कीम्स थी जिनको सीधे फ़ायदा देने के लिए, सरकार से जोड़ने के लिए इस डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट इसका ट्रांसफर का सिस्टम जी लॉन्च किया था। उनकी सोच रही होगी, अच्छी सोच रही होगी कि हम सीधे-सीधे फ़ायदा देंगे। लेकिन जब तक इन स्कीमों में दाखिल हो पाते हैं, तब तक ये स्कीमें गायब हो जाती हैं। बेशक आपने 1 महीने फ़ायदा दिया, आपने 2 महीने जी फ़ायदा दिया, लेकिन वो आपके पास एक डाटा सेट हो गया। मगर जिन लोगों को आपने जोड़ा, उन लोगों को तो ये भी पता नहीं चला कि ये स्कीम आई कब और खत्म कब हो गई। वो उसके पीछे ही घूमे जा रहे हैं, पीछे ही घूमे जा रहे हैं और एक बार वो आपकी उस स्कीम में सेट हो गए, तो अब वो दोबारा किसी दूसरी स्कीम के लायक भी नहीं बचे। आपने बता दिया कि आपने लक्ष्मी कौरव को इतना फ़ायदा दिया। अब लक्ष्मी कौरव अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ले चुकी हैं, तो वो उसको भले पूरा कर दें, लेकिन उसकी किश्तों को पूरा कर दें, उसके बाद भी वो इंदिरा आवास योजना के या मुख्यमंत्री आवास योजना के या अन्य किसी आवास योजना के पात्र नहीं रहेंगी। क्यों? आपने हमें डायरेक्ट जोड़ लिया था ना इसलिए। आयुष्मान कार्ड की हकीकत बताते हैं। जी ये भी डीबीटी के अंतर्गत था। हमारे बिल्कुल ससुर साहब को पैरालाइसिस हुआ, तो पैरालाइसिस होने के बाद उनका वो 72 साल के थे, तो उनके अंगूठे के निशान आने बंद हो गए थे। वो जी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, जब वो 60-65 साल के रहे होंगे तब से नहीं आ रहे थे, तो वो किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आपके यहाँ वो रजिस्टर्ड है, आपके यहाँ वो हाँ, बेनिफिशियरी तो अब इसके बाद में वो लेकिन दर-दर की ठोकर खाते ही रहे। उनको तो इलाज के लिए घर का पैसा लगाना ही था। उनको जब पैरालाइसिस हुआ हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि इनको बेहतर इलाज मिल पाए, क्योंकि जी जहाँ तक हम लोगों की पहुँच थी वहाँ तक हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन और बेहतर इलाज के लिए हमने सोचा आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले तो इन्हें दिल्ली ले ले जा सकें या इन्हें बॉम्बे जी ले जा सकें, लेकिन नहीं। क्योंकि वो उनका अंगूठा जो थंब था वो नहीं आ रहा था और आयुष्मान कार्ड का उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो हमने जितना अपनी जेब से हो सकता था उतना इलाज कराया, लेकिन आखिरी में यही हुआ कि इलाज के अभाव में, उपचार के अभाव में उनकी मौत हुई है। अब तो मीरा जी आप और लक्ष्मी जी आप दोनों किस तरह से देख रही हैं कि कितना सिग्निफिकेंट है महिलाओं का मतदान खास तौर से इस असेंबली इलेक्शन में जिस एरिया में हमने रिपोर्टिंग की है, जहां पर मैं बार बार बात कर रही हूँ, जहां पर केन बेतवा लिंग प्रभावित एरिया है, आदिवासी इलाका है, जंगली इलाका है, वहां के लोगों ने, जो हमें थोड़ा सा ये भी समझ में आया कि
लोग इतना परेशान हो चुके हैं सरकारी योजनाओं से कि वो कहते हैं कि उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो बहुत स्वाभिमानी हैं, वो अपना खा कमा सकते हैं, बस उनका जंगल होना चाहिए और जी जंगल से वो अपना सब कुछ चला लेंगे। वो क्यों रिकॉर्ड हमारे नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों योजनाओं के इतने नाम दे रहे हैं और मतलब कि हम सरकार चला सकते हैं, सरकार के लिए सरकार हमारे लिए काम कर रही, हम उसके लिए काम नहीं कर रहे। महिलाओं का वोट बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारी सरकारें अच्छे से जान चुकी हैं, इसीलिए वो बहुत रणनीतिक हो गई हैं। महिलाओं के वोट को पाने के लिए हर जी तरह से योजनाओं के नाम पर उनको उनके मतलब भावनाओं से खेल करके, उनको बहन बुला करके और उनको रक्षा बंधन में इतने पैसे दे करके या फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे महिलाएं बहुत जल्दी भावुक होकर के और उसको वोट दे सके। तो अब हमारी खासकर बीजेपी की मैं यहाँ पर बात करूंगी कि उसको तो बहुत अच्छे से आइडिया ये आता है, बहुत अच्छे से इसमें माहिर है कि महिलाओं के वोट को कैसे लाया जा सकता है और उसकी नकल अब सारी पार्टियां कर रही हैं। इसमें तो अगर मैं एक तो टेक यही अवे कहूंगी। रहेगा हमारी तरफ से, एक टेक अवे है कि हम दिखाना चाहते हैं या हम बात कर रहे हैं महिलाओं की वोट की और क्यों वो महत्वपूर्ण है, क्यों महिलाओं को के पास जाकर उनकी वॉइसेस को लाना मीडिया में भी बहुत जरूरी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को बहुत समझने की जरूरत है ये चीज कि उनका नेता कैसा होना चाहिए भले, और ये जागरूकता करना महिलाओं को कि एक नेता को कैसे वो चुने, किस तरह से अपना नेता चुने, इसकी जागरूकता करने की किसकी जिम्मेदारी है। अब महिलाओं को उस तरह से नहीं सोचना है कि घर में बैठ करके वो जा करके पहले बात करेंगे कि आपको वोट किसको देना है। अब जी मैं सब महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जागरूकता भी हो चुकी है अब। महिलाएं, हाँ जरूर बात होती है घर में बैठ करके, मतदान के एक दिन पहले वाली जो रात होती है वहां पे बैठ करके पंचायत होती है, घर में होती है, मोहल्लों में होती है, समाज में होती है। लेकिन अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने हिसाब से वोट करती हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। इनको जागरूक करने की बहुत जरूरत है। जी महिलाओं की भागीदारी जो राजनीतिक है वो हमेशा से ही है, लेकिन उसमें बस उनकी भागीदारी को बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन अभी हमें ये समझ में आया है कि परिवार की जो समस्याएँ हैं, महिलाएँ जो सुनती रहती हैं ना, हमारे पति को ये समस्या है। ये समस्या कहाँ से हुई? थाने से हुई। अच्छा, थाना किसके अंडर में आता है? अच्छा, उनके अंडर में आता है। तो वो नेता वो कैसे बोल गए, वो क्या बोल गए? तो एक पार्टी के प्रति समझ तो विकसित हो रही है। ऐसे ही जी हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिला, अभी पटवारी की भर्ती थी, फिर वो फेल हो गई। तो हमारा बेटा नौकरी में जा सकता था, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी, मगर अफ़सोस इस पार्टी की वजह से या इस सरकार की वजह से या फिर पिछले भी कुछ भी ऐसे उदाहरण रहे होंगे या आगे भी ऐसे उदाहरण बनेंगे। तो ये सब जो देखते हैं, इन्हें देखने के बाद महिला की भी एक अलग से समझ बन रही है। और ये जो जी समझ बन रही है, ये समझ के साथ में एक दिन ऐसा होगा कि एक ज्वाला सी फूटेगी। अभी शुरुआत है और शुरुआत होते-होते हमें लगता है कि अगले 5 साल में इस 5 इस पंचवर्षीय चुनाव में कुछ क्रांति तो आई है। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। महिलाएँ सड़क पर दिखती हैं। पहले जी महिलाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑटो, टेम्पो, बस स्टैंड में दिखाई देती थी, लेकिन अब महिलाएँ सड़क पर दिखती हैं आंदोलनों में। महिलाएँ सड़क पर दिखती हैं किसी मंच पर। महिलाएँ सड़क पर दिखती हैं, मीडिया में बातचीत करते हुए महिलाओं का अब मन होता है कि हम अपनी बात रखें। तो ये भागीदारी उनकी बढ़ी है, लेकिन अगले 5 वर्षों में इस भागीदारी का एक ठोस रूप हमारे सामने होगा।